वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, हमने निकाला था पॉइसन समीकरण को किसका यूज करते हुए, ए वेक्टर का यूज करते हुए, इसका सदिश विभव की सहायता से चुंबकीय जो सदिश विभव है ए वेक्टर उसका यूज करते हुए हमने क्या निकाली थी, पॉइसन समीकरण स्थिर चुंबकीय में। अब हम जो चुंबकीय सदिश विभव है ए वेक्टर उसकी सहायता से हम बायो-सावर्ट का नियम निकालेंगे। पढ़ा होगा आपने बायो-सावर्ट का नियम, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बारे में बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उससे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा उसके बारे में बताता है कौन, बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें इसमें, हेडिंग डालें इसमें चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से, चुंबकीय सदिश विभव, चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से, चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम चुंबकीय सदिश विभव ए वेक्टर की सहायता से बायो-सावर्ट का नियम। तो देखें इसमें क्या है कि एक वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो उसका एक अल्पांश ले लिया हमने कितना, डीएल, करंट की डायरेक्शन में ले लिया, अगर ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका एक अल्पांश ले लिया हमने ये डीएल, ये ले लिया जो डीएल ले लिया। इस डीएल अल्पांश की वजह से यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, ये आर दूरी पर है और इससे एंगल जो बना रहा है थीटा बना रहा है, ये आर है और ये थीटा है। यहां पर कोई पॉइंट है पी जिसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब हम कह सकते हैं कि वहां पर आवेश कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। तो आवेश गतिशील होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आर थीटा पर कितना होगा वो हमें इवैल्यूएट करना है, किसके जरिए, बायो-सावर्ट के नियम से। लेकिन पहले हमें बायो-सावर्ट का नियम है वो उत्पन्न करना है, किसका यूज करते हुए, सदिश विभव ए वेक्टर का यूज करते हुए। तो देखें, चूंकि ए वेक्टर हमारे पास अभी कितना आया था, चूंकि चुंबकीय सदिश विभव जो ए वेक्टर आया था वो हमारे पास कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन में जे वेक्टर डॉट नहीं लगेगा क्योंकि अदिश होता है आयतन, अपॉन में आर, इतना आया था। चूंकि जे इक्वल टू कितना होता है, करंट इनटू एरिया, जे इक्वल टू कितना, अदिश में चलने दें इसको, ये सदिश ले लो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इनटू एरिया। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे कि करंट इसमें से फ्लो हो रहा है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जहां ए क्या है यहाँ पर, जैसे इस करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो करंट इसमें से फ्लो होने वाला आई है और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए कहलाएगा, जहां ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां पर ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन में करंट इंटू एरिया अपॉन आर और डीवी आयतन। इस अल्पांश जो हमने डीएल लिया है, इस डीएल अल्पांश के कारण आयतन कितना हो जाएगा, ये तो संपूर्ण की वजह से सदिश विभव है। अगर अल्पांश के लिए बात करें तो अल्पांश के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी आगे इसको डीबी को हम कितना लिख देंगे, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, तो लंबाई इसकी डीएल है अल्पांश की और क्षेत्रफल इसका ए है, इस तरह से लिख देंगे इसको, डीएल इंटू ए, और ये करंट अपॉन एरिया होगा। ठीक है, करंट अपॉन एरिया, आई अपॉन ए होगा, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। तो यहां पर हम डी ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं। डी ए वेक्टर किस तरह से आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर ए से ए जाएगा तो आई डी एल अपॉन आर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो हमने अल्पांश निकाला डी ए। तो अल्पांश के कारण, क्योंकि अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर, अल्पांश डीए के कारण, डीएल के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, अल्पांश ही होगा, dB इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्रॉस dA। अरे इतना हो जाएगा, क्यों, B इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा क्रॉस A। अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं तो dB अल्पांश के संगत dA ही अल्पांश होगा। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने फर्स्ट, इसको डाल दिया हमने सेकंड और इसको डाल दिया हमने थर्ड। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 3 में तो dB वेक्टर इक्वल टू डेल्टा क्रॉस dA। dA की वैल्यू आ जाएगी ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना हो जाएगा, IDL अपॉन R। कौन कौन से कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे हम, I इंटू DL। और DL वेक्टर भी कैसा है, DL वेक्टर ही है, अल्पांश है, सदिश है उसका, तो वेक्टर फॉर्म ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि DA सदिश चल रहा है तो वो सदिश किसकी वजह से हो रहा है, DL वेक्टर की वजह से। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब इसमें से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और डेल्टा क्रॉस DL वेक्टर अपॉन R इस तरह से हमने लिख दिया dB वेक्टर के बराबर। ठीक है, यहां तक लिख दिया। इसको आगे हम लिख सकते हैं, इस 1 अपॉन R को गुणांक को इसके साथ लिख दिया, dB वेक्टर इक्वल टू क्या किया है देखो, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डेल्टा इसके साथ लिख दिया 1 अपॉन R क्रॉस DL वेक्टर, इस तरह से लिख दिया। कोई चेंजेस आएगा क्या, क्योंकि गुणा में है, इसके साथ लिखो चाहे उसके साथ लिखो। अब ये ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन R कितना होता है, क्योंकि ये पढ़ा है आपने ग्रेडियंट ऑफ R की पावर n, ये कितना होता है, यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था, n R की पावर n माइनस 2 R वेक्टर, R की पावर n का ग्रेडियंट। या आप सीधा भी निकाल सकते हो, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन R कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, मैं सीधा कर रहा हूं। n इक्वल टू -1 पर कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन R माइनस ये कितना हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन में R क्यूब, इतना हो जाएगा, माइनस रख देंगे -1। तो इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने, कितना, कितनी चल रही है 3, इसको डाल दिया 4 और इसको डाल दिया 5। तो समीकरण 4 में वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी समीकरण 5 से, और उसको आगे सॉल्व करेंगे। जगह नहीं है इसलिए पहले यहां तक लिखे हैं इसको। हेडिंग डालकर चित्र को बनाओ, पहले हेडिंग डालकर चित्र को बनाओ। देखना इसमें, माना एक चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, माना एक चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस चालक तार का एक अल्पांश dl वेक्टर है। माना एक चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस चालक तार का एक अल्पांश dl वेक्टर है। तब इस अल्पांश dl वेक्टर के कारण, तब इस अल्पांश dl वेक्टर के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान
किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय सदिश विभव की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय सदिश विभव निम्न होता है, चूंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय सदिश विभव निम्न होता है, और पूरा लिख दो इसको। अल्बांस डीएल के कारण चुंबकीय सदिश विभव, इस तरह से लाइन लिखकर कंप्लीट कर दो इसको वहां तक, इक्वेशन नंबर 5 तक। इक्वेशन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दो। फॉर्मूला याद है क्या आपको? बायो सावर्ट का जो आता था, कितना आता था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पढ़ा था कुछ ऐसा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखेंगे। समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इतना ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर की वैल्यू माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब क्रॉस डीएल वेक्टर, इस तरह से लिख दी हमने। तो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसको ए क्रॉस बी है, इसको बी क्रॉस ए, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, उल्टा लिखेंगे। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो बराबर होता है माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्रम विनिमय नहीं होता है, इस वजह से इसको अपोजिट करेंगे तो माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डीबी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इसको क्रॉस को खोलेंगे तो डीएल ए बी साइन थीटा एन कैप आता है। तो डीएल वेक्टर का परिमाण डीएल, आर वेक्टर का परिमाण आर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? डीएल और आर, ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो साइन थीटा एन कैप इस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा एन कैप अपॉन में कितना हो जाएगा? आर क्यूब। ठीक है, अगर हम डीबी वेक्टर के परिमाण पर बात करें केवल, तो वो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम सीधा लिख सकते हैं डीबी, कितना लिख सकते हैं? डीबी। ये मेन फॉर्मूला आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण है अल्पांश की वजह से कितना आएगा? डीएल अल्पांश की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इस पर डाल देंगे 6, यही बायो सावर्ट का नियम कहलाएगा।
और यदि हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये वाला बायो-सावर्ट का नियम है, ठीक है। इसको या इसको लिख सकते हो, इस वाले को समीकरण, इसको डाल देना 6 और इसको डाल देना 7। कंप्लीट कर दो यहां तक और इसके आगे लाइन लिख देना, समीकरण 6 अथवा 7, समीकरण 6 अथवा 7 बायो-सावर्ट का नियम कहलाती है। समीकरण 6 अथवा 7 बायो-सावर्ट का नियम कहलाती है। समीकरण 6 अथवा 7 बायो-सावर्ट का नियम कहलाती है। इसके बाद हेडिंग डालना परमाण्विक चुंबक, परमाण्विक चुंबक एवं कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परमाण्विक चुंबक एवं कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हेडिंग डाल दो। देखो परमाणविक चुंबक से मतलब क्या है कि परमाणु भी चुंबक की तरह बिहेव करता है। मतलब कैसे कि एक नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज कर रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आवेश स्थिर अवस्था में नहीं है, आवेश गतिशील अवस्था में है। तो आवेश यदि गतिशील अवस्था में है तो देखें कि एक नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, वो कक्षीय गति कर रहे हैं। तो कक्षीय गति करने की वजह से दो प्रकार की गति होती है, एक तो कक्षीय गति भी कर रहे हैं और एक इस तरह से प्रचक्रण गति भी कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कक्षीय गति के लिए कि वो चार्ज है, वो गतिशील अवस्था में है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मतलब वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक की तरह, क्योंकि चुंबक की वजह से तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वहां पर नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा, मतलब वहां पर क्या बन जाएगा, चुंबक की तरह तो बिहेव कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु एज ए बिहेव कर रहा है, किसकी तरह से, चुंबक की तरह से। उसका टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो शून्य नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होंगे उस परमाणु के। उस परमाणु को ही हम बोल देते हैं परमाण्विक चुंबक, या एक और नाम दे देते हैं परमाण्वीय चुंबक, परमाण्विक चुंबक या परमाण्वीय चुंबक, इस तरह से उसको नाम दे सकते हैं हम, परमाण्विक चुंबक या परमाण्वीय चुंबक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं और उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसमें जो पोल हैं दो बन गए, तो इसमें इसको बोलते हैं, दो पोल बन गए इसलिए द्विध्रुव भी बनना है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको म्यू एल वेक्टर से, जैसे वहां पर हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कितना होता था, q इंटू डी। यहां पर हम म्यू एल रिप्रेजेंट करता है कक्षीय क्वांटम नंबर को, तो म्यू एल वेक्टर इक्वल टू यहां पर होता है करंट इनटू एरिया। कितना, नॉर्मल लिखें तो करंट इनटू एरिया, यानी कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है
और कितने एरिया में से ऊपर फ्लो हो रहा है उसको हमें निकालना है यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम परमाणु, इसको हेडिंग डालो और परमाणु चुंबक के बारे में देखते हैं, लिखते हैं। देखना, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तथा यह लगातार गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है तथा यह लगातार गति करता रहता है। इस गतिशील आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस गतिशील आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एवं परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य नहीं होता है। परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य नहीं होता है। इसलिए परमाणु को परमाणुवीय चुंबक या परमाणविक चुंबक कहते हैं। इसलिए परमाणु को परमाणविक चुंबक या परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। परमाणविक चुंबक या परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल देना इसी में, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इस चित्र को बनाना कि नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में गति कर रहा है इस तरह से। यहां पर इसकी जो रेडियस है वो मान ली हमने, इसकी जो रेडियस है इसकी मान ली स्मॉल r इस तरह से, और इस स्मॉल r रेडियस के वृत्ताकार पथ में वो इलेक्ट्रॉन है वो v वेग से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, v वेग से गति कर रहा है। तो वेग हमेशा कौन सी दिशा में दिखाया जाता है, स्पर्श रेखा की दिशा में। और इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, द्रव्यमान इसका m है। तो इसके लिए जो कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, इधर देख लो एक बार, म्यू एल इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, म्यू एल इक्वल टू आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, इस तरह से लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 अभी लिखना नहीं है। करंट कितना होता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को। तो आवेश कितना हो गया इसमें, ई, आवेश कितना हो गया, माइनस की ई, आवेश जो प्रवाहित हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे हैं, माइनस ई समय अपॉन समय कितना होगा, उसको पूरा पथ तय करने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी तय करेगा, परिधि के बराबर यानी 2 पाई r, दूरी बटे 4, चाल कितनी हो जाएगी, v, इतनी हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के ev अपॉन 2 पाई r, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। v वेग से गति कर रहा है, कितनी डिस्टेंस तय करेगा एक पथ में, 2 पाई r। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के ev अपॉन 2 पाई r। i की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2, और क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये वाला जो बन रहा है वो एक तरह से पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। और इसमें यदि हम समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखें, तो एक में मान रखने पर
एक में मान रखेंगे तो म्यू एल इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के ईवी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर से पाई आ जाएगा तो माइनस के ईवी आर अपॉन में 2, बस माइनस के ईवी आर अपॉन 2, म्यू एल की वैल्यू ही आ जाएगी। तो पहले चित्र को बनाओ इसमें कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में। देखना, माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में, माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में स्मॉल आर त्रिज्या के, वृत्ताकार कक्ष में स्मॉल आर त्रिज्या के पथ में स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है। माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में आर त्रिज्या के पथ में नियत वेग v से गति कर रहा है। तब इसके लिए कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तब इसके लिए कक्षीय चुंबकीय, अभी तो हम कक्षीय गति पर बात कर रहे हैं, बाद में उसकी स्पिन मोशन यानी प्रचक्रण जो गति कर रहा होगा, अपनी अक्ष पर गति कर रहा होगा, उस पर भी बात करेंगे। कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निम्न होता है, इसको लिखकर पूरा लिख दो, यहां तक इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे 4। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, चूंकि कक्षीय कोणीय संवेग, चूंकि कक्षीय कोणीय संवेग वो कितना होता है, कक्षीय कोणीय संवेग जिसको हम एल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, संवेग इनटू दूरी, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर क्रॉस पी होता है। तो आर क्रॉस पी, पी को हम लिख सकते हैं एम वी, तो आर क्रॉस वी इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर एम आर वी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, sin 90, आर ये है और वी ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर r इक्वल टू कितना हो जाएगा mvr, कितना हो जाएगा l इक्वल टू mvr, ये हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एल वेक्टर इक्वल टू माइनस के ई, इसको डाल दे समीकरण कौन सा 5, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से कितना हो जाएगा, माइनस के ई वी आर की जगह पर हम एल वेक्टर अपॉन 2m लिख सकते हैं, एल वेक्टर अपॉन m, तो ये 2m हो जाएगा, 2 पहले से ही है, एल वेक्टर अपॉन m, तो म्यू एल वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के ई एल वेक्टर अपॉन 2m, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक कंप्लीट करो इसको। देखना, अब यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कक्षीय कोणीय संवेग और कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही सदिश राशि हैं, और ये माइनस आ रहा है, मतलब ये दोनों की जो दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कक्षीय कोणीय संवेग एवं कक्षीय कोणीय संवेग एवं कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। कक्षीय कोणीय संवेग एवं कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। पुनः समीकरण 6 से अगर हम बात करें तो, केवल परिमाण पर बात करें तो
म्यू एल वेक्टर का परिमाण इक्वल टू माइनस के ई एन वेक्टर अपॉन 2n, ठीक है, इसका परिमाण, तो ये कितना हो जाएगा म्यू एल इक्वल टू ई एल अपॉन 2n, इतना हो जाएगा। अदिश रूप में अगर हम बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 7 यहां तक लिख देना, इसको अदिश रूप में लिख दिया, उसको केवल परिमाण के रूप में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।